बेटा आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मिनरल न्यूट्रिशन। जैसा कि तुमको बेटा हमने कहा था मिनरल न्यूट्रिशन का हम लोग रिवीजन कराएंगे 30 मिनट के अंदर। तो बिना कोई समय गवाए हम लोग पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो बेटा जैसा कि हमने तुम्हें कहा था मिनरल न्यूट्रिशन में पढ़ा, मिनरल न्यूट्रिशन तुम्हें हमने कहा था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सब उन सबको बेसिक फूड की आवश्यकता पड़ती है, उन सबको मैक्रोमोलेक्यूल की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट और वाटर। समझ में आएगा। इस प्रकार से कोई क्वेश्चन आएगा, इस प्रकार से एक ही क्वेश्चन आएगा, बताइए जितने भी बेसिक नीड होती है ऑल ऑर्गेनिज्म की ये कैसी होती है, सेम ही होती है, जैसे कि मैक्रोमोलेक्यूल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और वाटर। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं इस पैराग्राफ में क्या दिया। उस पैराग्राफ में दिया हुआ है कि 1860 के अंदर जूलियस वॉन सच नाम के साइंटिस्ट थे, वो एक जर्मन बोटानिस्ट थे। उन्होंने प्लांट को ग्रो किया था और मैच्योरिटी तक पहुंचाया था इन न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन, बिना सॉइल की मदद से। समझ में आ गया। इस टेक्निक को कहते क्या थे, इसे हाइड्रोपोनिक कहते हैं। हम सीधी सी बात, ये 1860 के अंदर जूलियस वॉन सच ने क्या किया था, जो कि जर्मन बॉटनिस्ट थे। उन्होंने प्लांट को ग्रो कराया था, मैच्योरिटी डिफाइन की थी न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन के अंदर, बिना मिट्टी के, बिना सॉइल के। इस टेक्निक को उन्होंने हाइड्रोपोनिक्स कहा था। उन्होंने कहा था इसके लिए जो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन चाहिए उसके लिए प्यूरिफाइड वाटर जरूरत पड़ती है और मिनरल सॉल्ट की आवश्यकता पड़ती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे तुमको बेटा हमने कहा था उनकी इस मेथड से हम लोग कोई भी एसेंशियल एलिमेंट आइडेंटिफाई कर सकते हैं और किसी भी प्लांट उस एसेंशियल एलिमेंट की डिफिशियंसी सिम्टम को डिस्कवर कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछता बताइए कि जो हाइड्रोपोनिक टेक्निक है उसका यूज़ क्या है। आप बोलोगे एसेंशियल एलिमेंट्स को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उन एसेंशियल एलिमेंट के जो डेफिशिएंसी सिम्टम होते हैं उनको भी हम लोग डिस्कवर कर सकते हैं। समझ में आ गया। बताइए हाइड्रोपोनिक टेक्निक का इस्तेमाल होता कहाँ का। हाइड्रोपोनिक टेक्निक हमें किस में देखने को मिलती है। तब आप बोलोगे इसका फुल फॉर्म क्या होता है, TLC। टोमेटो हो गया है, TL क्या है, लेटस हो गया, और C क्या है, सीडलेस कुकुम्बर। समझ में आएगा। हाइड्रोपोनिक टेक्निक हमें किसके अंदर देखने को मिलती है, टोमेटो हो गया, लेटस हो गया, सीडलेस कुकुम्बर हो गया, ठीक है। और एक बात और, अगर आप न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन से जो प्लांट उगा रहे हैं उसको ऑप्टिमम ग्रोथ करानी है तो आपको लगातार उसके अंदर एयर देनी पड़ेगी। इसलिए इसमें क्या है वो, इसमें यहाँ पे एरेटेड ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अब आगे जानते हैं कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट हम लोग अभी तक डिस्कवर कर चुके हैं। तुमको बेटा हमने कहा था ये लाइन हूबहू लिख के आती है, क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग अभी तक मोर देन 60 एलिमेंट ऑफ द 105 डिस्कवर कर चुके हैं सो फार। समझ में आ गया। तुमको बेटा हमने ये भी कहा था कि जो कुछ प्लांट स्पीशी ऐसी होती हैं जो एक्यूमुलेट करती हैं, सेलेनियम हो गया है, गोल्ड हो गया, और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो स्टॉन्शियम को भी एक्यूमुलेट करते हैं, क्योंकि वो प्लांट जो होते हैं वो न्यूक्लियर टेस्ट साइट के पास होते हैं। समझ में आ गया। हमने भी तुम्हें कहा ये है कि अब तक हम लोगों ने 60 से ज़्यादा एसेंशियल एलिमेंट को डिस्कवर कर चुके हैं 105 में से सो फार। हमने तुम्हें ये भी कहा था प्लांट स्पीशीज जो होते हैं वो एक्यूमुलेट करते हैं, सेलेनियम हो गया है और गोल्ड हो गया है, ठीक है। जबकि कुछ ऐसे प्लांट स्पीशीज भी होते हैं जो स्टॉन्शियम जो कि रेडियो एक्टिव होता है उसे भी एक्यूमुलेट करते हैं, क्योंकि वो न्यूक्लियर टेस्ट साइट के पास रहते हैं। समझ में आ गया। देखिए ये जो टेक्निक होती है ये इतनी बहुत बेहतरीन टेक्निक होती है कि वो अगर कोई एसेंशियल एलिमेंट जो है 10⁻⁸ ग्राम पर ml में भी है, वेरी लो कंसनट्रेशन पे भी है, उसको भी डिटेक्ट कर लेती है। अब जानते हैं किसी भी एलिमेंट की एसेंशियल क्राइटेरिया क्या होता है। चलिए अब जानते हैं क्या होती है एसेंशियलिटी का क्राइटेरिया क्या होता है। जैसा तुमको बेटा आपने कहा था कोई भी एलिमेंट एसेंशियल है कि नहीं, उससे 3 क्राइटेरिया होते हैं। जैसे कि वो एलिमेंट जो है वो एब्सोल्युटली नेसेसरी होगा तो वो सपोर्ट करेगा, नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन सपोर्ट करेगा, और उसके एब्सेंस के बिना लाइफ साइकिल कभी कंप्लीट नहीं हो सकती, ठीक है। दूसरी बात ये, अगर वो एलिमेंट एसेंशियल होगा तो वो स्पेसिफिक होगा और कभी भी रिप्लेसेबल नहीं होगा अनदर एलिमेंट द्वारा। समझ में आ गया। अगर वो एलिमेंट एसेंशियल होगा वो तो डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट में। फिर से बोलो मेरे सामने क्या मैंने बोला अगर वो एलिमेंट नेसेसरी होगा तो वो एब्सोल्युटली अगर नेसेसरी होगा तो वो सपोर्ट करेगा, नॉर्मल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन सपोर्ट करेगा, और उसके बिना लाइफस्टाइल कभी कंप्लीट नहीं हो सकती है। अगर वो एलिमेंट नेसेसरी होगा तो वो स्पेसिफिक होगा और वो नॉट रिप्लेसेबल होगा बाय द अनदर एलिमेंट, ठीक है। अगर वो एलिमेंट एसेंशियल होगा तो डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है मेटाबॉलिज्म ऑफ द प्लांट के अंदर। तो चलिए अब जानते हैं कौन कौन से ऐसे होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट, कौन से होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट जो है नाम ही स्पष्ट होता है, उसमें 9 होते हैं, माइक्रो के अंदर 8 होते हैं, टोटल 17 ऐसे एलिमेंट होते हैं जिसे हम लोग एसेंशियल एलिमेंट के अंदर आते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट जो होते हैं 9 होते हैं, उनकी ट्रिक होती है कौन पैरासीटामॉल पीसेगा। कौन मतलब कि CHON, पैरासीटामॉल मतलब PCM, पीसे का मतलब कि PS। समझ में आ गया। तो बताइए कौन कौन सा आता है माइक्रोन्यूट्रिएंट जो कि 9 होते हैं, कौन पैरासीटामॉल पीसेगा। इसके अंदर आता है कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, फॉस्फोरस है, सल्फर। समझ में आ गया। माइक्रोन्यूट्रिएंट जो कि 8 होते हैं, इसकी ट्रिक होती है मैंने बॉम्बे जाकर साइकिल कुएं में नहीं फेंकी। मैंने बॉम्बे जाकर साइकिल कुएं में नहीं फेंकी। मैंने मतलब कि Mn है, बोरॉन है, जिंक है, क्लोरीन है, कॉपर है, मोलिब्डेनम है, निकल है और आयरन है, ठीक है। अगला प्रश्न आता है ये मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट पहचाने कैसे हैं। चलिए जैसे तुमको बेटा हमने कहा था मैक्रोन्यूट्रिएंट जो होते हैं 9 होते हैं, माइक्रो जो होते हैं 8 होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट जो होते हैं प्लांट
टिश्यू के अंदर लार्ज अमाउंट में पाए जाते हैं। कितना पाए जाते हैं? इन एक्सेस ऑफ 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर। समझ में आ गया तुमको बेटा? हमने कहा था कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो होते हैं मेनली किससे ऑब्टेन होते हैं? CO2 हो गया, H2 हो गया, जबकि अदर जो होते हैं वो ऑब्जर्व होते हैं फ्रॉम द सॉइल। समझ में आ गया? माइक्रोन्यूट्रिएंट जो होते हैं वो 8 होते हैं, कम होते हैं, इसलिए ट्रेस एलिमेंट भी कहते हैं। कितना होता है? लेस देन 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर। समझ में आ गया तुमको बेटा? हमने ये भी कहा था कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कि बेनिफिशियली एलिमेंट होते हैं, जैसे कि सोडियम है, सिलिकॉन है, सेलेनियम है, कोबाल्ट। इसकी ट्रिक कौन सी होती है? S3C, मतलब कि सोडियम है, सिलिकॉन है, सेलेनियम है, कोबाल्ट है, ये सब तरह के बेनिफिशियल एलिमेंट होते हैं जो कि हायर प्लैनेट में पाए जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग पर पढ़ चुके थे कौन कौन से बेनिफिशियल एलिमेंट होते हैं, जैसे कि हमने तो बता चुका सेलेनियम है, सोडियम है, कोबाल्ट है, सेलेनियम है, सब SQ जान लेना। समझ में आ गया? अब जानते हैं कौन से ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कि कॉम्पोनेंट होते हैं बायोमोलिक्यूल के और स्ट्रक्चरल एलिमेंट होते हैं सेल के। तो आप बोलोगे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन। समझ में आ गया? कौन से ऐसे कॉम्पोनेंट होते हैं, कौन से ऐसे एसेंशियल एलिमेंट होते हैं जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं केमिकल कॉम्पोनेंट प्लांट जो कि एनर्जी रिलेटेड है। तो आप बोलोगे कॉम्पोनेंट ऑफ एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड इन प्लांट। तो आप बोलोगे मैग्नीशियम हो गया, क्लोरोफिल के अंदर फॉस्फोरस हो गया है, ATP के अंदर। ठीक है, अब जानते हैं कि Mg+2 क्या काम आता है। Mg+2 काम आता है रुबिस्को के अंदर, काम आता है पेप के अंदर, काम आता है। बेसिकली Mg+2 जो होता है वो एक तरह का एक्टिवेटर होता है जो कि काम आता है रुबलोज बाइफॉस्फेट के अंदर। रुबलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजन जो कि फुल फॉर्म होता है रुबिस्को का, और इसके अंदर काम आता है पेप। पेप क्या होता है? फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। समझ में आ गया? Zn+2 काम आता है, एक्टिवेटर होता है अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज के लिए, और ये काम करता है कार्बोक्सिलेज के लिए। किस लिए करता है? कार्बोक्सिलेज के लिए। एमओ जो होता है वो नाइट्रोजनेज के लिए काम आता है ड्यूरिंग द नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, और एमओ जो होता है वो नाइट्रेट रिडक्टेज के लिए भी काम आता है। बताइए पोटेशियम किससे काम आता है? पोटेशियम जो होता है वो अल्टर करता है ऑस्मोटिक पोटेंशियल इन द सेल, और ये ओपनिंग क्लोजिंग और स्टोमेटा में भी काम आता है। चलिए अब फिर जानते हैं कौन से एलिमेंट का कैसा रोल होता है। जैसे तुमको बेटा हमने कहा था कौन से एलिमेंट का कैसा रोल होता है। जैसे तुमको बेटा हमने कहा था जो नाइट्रोजन होता है वो मेनली एब्जॉर्ब होता है किस फॉर्म के अंदर होता है? NO3 नाइट्रेट NO3 माइनस फॉर्म के अंदर एब्जॉर्ब होता है, लेकिन वो NO2 माइनस फॉर्म के अंदर भी एब्जॉर्ब हो सकता है, NH4 पॉजिटिव फॉर्म के अंदर भी एब्जॉर्ब हो सकता है। नाइट्रोजन जो होता है बेसिकली रिक्वायर्ड होता है मेस्टमेटिक टिश्यू के लिए एंड द मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल के इस्तेमाल होता है। नाइट्रोजन जो होता है वो एक तरह का मेजर कॉन्स्टिट्यूंट होता है प्रोटीन का, न्यूक्लिक एसिड का, विटामिन का, हार्मोन का। तुमको बेटा हमने ये भी कहा था जब फॉस्फोरस पढ़ोगे तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फॉस्फोरस के बारे में। फॉस्फोरस हमने कहा था कि ये H2PO4 माइनस फॉर्म में होता है और HPO4 माइनस 2 फॉर्म में होता है। फॉस्फोरस जो होता है सेल मेम्ब्रेन का कॉन्स्टिट्यूंट होता है, सर्टेन प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का होता है एंड न्यूक्लियोटाइड का होता है, और ये रिक्वायर्ड होता है फॉर ऑल द फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन। अब जानते हैं क्या होता है पोटेशियम में? क्या होता है पोटेशियम में? हमने कहा था मेनली एब्जॉर्ब होता है केबलस फॉर्म के अंदर एब्जॉर्ब होता है। देखो ये और कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है मेस्टमेटिक टिश्यू के अंदर पाया जाता है, बड के अंदर पाया जाता है, लीव्स के अंदर पाया जाता है, रूट टिप के अंदर पाया जाता है। पोटेशियम जो होता है वो हेल्प करता है टू मेंटेन द एनाइन एंड कैटाइन बैलेंस इन द सेल करता है। पोटेशियम जो होता है वो इन्वॉल्व होता है प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर। पोटेशियम जो होता है वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में काम आता है। पोटेशियम जो होता है वो एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम करता है। पोटेशियम जो होता है मेंटेनेंस ऑफ डाइजेटिव ऑफ सेल करता है। ठीक है, तो आप पढ़ लेते हैं कैल्शियम क्या करता है। कैल्शियम तुमको मैंने बताया कैल्शियम आयन के फॉर्म में होता है। कैल्शियम जो होता है वो यूज होता है फॉर ग्रोथ और रूट टिप के लिए। कैल्शियम जो होता है मेस्टमेटिक टिश्यू के लिए, डिफरेंशिएटिंग टिश्यू काम आता है। कैल्शियम जो होता है पहला पॉइंट तो ये सिंथेसाइज करता है सेल वॉल। दूसरी बात ये कैल्शियम पेक्टेट इन द मिडिल लैमेला सिंथेसाइज करता है। तीसरी बात ये भैया फॉर्मेशन करता है माइटोटिक स्पिंडल के लिए। चौथी बात ये फंक्शनिंग करता है सेल मेम्ब्रेन के लिए। पांचवी बात ये कि एक्टिवेट करता है सर्टेन एंजाइम एंड प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन मेटाबॉलिक एक्टिविटी। तो जितना हमने पूरा पढ़ा फिर रिवाइज करवा देते हैं। जैसे तुमको हमने कहा था नाइट्रोजन जो होता है वो NO3 माइनस फॉर्म के अंदर एब्जॉर्ब होता है। पहला पॉइंट तो ये मतलब पहला फॉर्म तो किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है बोलोगे? NO3 माइनस फॉर्म के अंदर एब्जॉर्ब होता है। NO2 माइनस फॉर्म हो गया, NH4 पॉजिटिव फॉर्म हो गया नाइट्रोजन के लिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये नाइट्रोजन जो होता है किससे मेनली काम आता है? मेस्टमेटिक टिश्यू के लिए और मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल के लिए। तीसरी बात ये मेजर कॉन्स्टेंट किसका होता है? प्रोटीन का, न्यूक्लिक एसिड का, विटामिन का और हार्मोन। 3 पॉइंट क्लियर हो गया नाइट्रोजन के बारे में। अब जानते हैं फॉस्फोरस के बारे में। फॉस्फोरस हमने कहा था पहला किससे एब्जॉर्ब होता है? वो होता है H2PO4 माइनस फॉर्म में होता है, HPO4 माइनस 2 फॉर्म में होता है। फॉस्फोरस जो होता है वो मेजर कॉन्स्टेंट होता है सेल मेम्ब्रेन का, सर्टेन प्रोटीन का, न्यूक्लिक एसिड का और न्यूक्लियोटाइड का होता है, रिक्वायर्ड होता है फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन के लिए। अब जानते हैं पोटेशियम मेन पॉइंट कौन सा होता है? पोटेशियम जो होता है केल्कुलस फॉर्म के अंदर एब्जॉर्ब होता है। ये कहाँ पाया जाता है? मेस्टमेटिक टिश्यू में पाया जाता है, बड लीफ रूट में पाया जाता है। पोटेशियम का तीसरा काम क्या है? वो हेल्प करता है मेंटेनेंस ऑफ एनाइन कैटाइन बैलेंस इन द सेल हो गया। इन्वॉल्व होता है प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर। चौथा पॉइंट कौन सा? ये ओपनिंग क्लोजिंग स्टोमेटा काम आता है, सर्टेन एंजाइम को एक्टिवेट करने काम आता है, डाइजेटिविटी ऑफ द सेल में मेंटेन करता है। कैल्शियम में तो बता चुके हैं कैल्शियम आयन फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, मेस्टमेटिक डिफरेंशिएशन टिश्यू में पाया जाता है, सेल वॉल सिंथेसाइज करता है, कैल्शियम पेप्टाइड सिंथेसाइज करता है, फॉर्मेशन करता है माइटोटिक स्पिंडल का, फंक्शनिंग करता है सेल मेम्ब्रेन की। ये और ये करता है ये एक्टिवेट करता है सर्टेन एंजाइम को, प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल इन फंक्शनिंग ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। चलिए आगे
आगे जानते हैं वो मैग्नीशियम। मैग्नीशियम पहला पॉइंट दिया था, मैग्नीशियम किस फॉर्म में ऐसा होता है बोलोगे Mg+2 फॉर्म में। दूसरा पॉइंट ये मैग्नीशियम कहाँ किसको एक्टिवेट करता है बोलोगे मैग्नीशियम जो होता है वो एक्टिवेट करता है एंजाइम ऑफ रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस, हो गया समझ में आ गया। और मैग्नीशियम ही होता है जो कि इन्वॉल्व होता है सिंथेसाइज ऑफ डीएनए एंड आरएनए। दूसरे 2 पॉइंट लोगे। तीसरी बात ये मैग्नीशियम जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है रिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल का और मेंटेन करता है राइबोसोम स्ट्रक्चर। फिर से रिपीट करता हूँ, मैग्नीशियम जो होता है वो एब्जॉर्ब होता है Mg+2 फॉर्म में। मैग्नीशियम जो होता है एक्टिवेट करता है एंजाइम ऑफ रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस और वो इन्वॉल्व होता है सिंथेसाइज ऑफ डीएनए एंड आरएनए। तीसरी बात ये मैग्नीशियम जो होता है कॉन्स्टिट्यूएंट होता है रिंग स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल के लिए और हेल्प करता है मेंटेनेंस ऑफ राइबोसोम स्ट्रक्चर के लिए। अब जानते हैं सल्फर के बारे में। सल्फर तुमको बेटा हमने कहा था सल्फर किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है बोलो सल्फेट फॉर्म में SO4 - 2 फॉर्म के अंदर। सल्फर के अंदर 2 अमीनो एसिड पाया था, कौन सा होता है सिस्टीन हो गया मिथाइनिन हो गया। ठीक है, सल्फर एक तरह मेन कॉन्स्टेंट होता है सेवल कोएंजाइम्स की विटामिन, जैसे कोएंजाइम्स हो गया विटामिन के अंदर कौन सा हो गया थियामिन बायोटिन, कोएंजाइम ए हो गया फेरोक्सिन हो गया। समझ में आ गया इतना मतलब 2 चीज़ जान लो। सल्फर के सल्फेट फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है 2 अमीनो एसिड पाया सिस्टीन और मिथाइनिन हो गए। ये एक तरह मेजर कॉन्स्टेंट होता है कैसे कोएंजाइम जैसे कि विटामिन है थियामिन है बायोटिन है कोएंजाइम ए और फेरोक्सिन हो गया। अब जानते हैं आयरन के बारे में। आयरन का पहला पॉइंट ये किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है बोलोगे प्लांट इसे एब्जॉर्ब करते हैं फेरिक फॉर्म में Fe+3 फॉर्म में। क्वेश्चन पाया नीट में आया वो समझ में आ गया। ठीक है, जो आयरन होता है वो लार्ज अमाउंट में होता है इन कंपेरिजन टू माइक्रो न्यूट्रिएंट। सबसे ज़्यादा कौन सा होता है वो आयरन ही इस्तेमाल होता है। आयरन जो होता है वो कॉन्स्टेंट होता है प्रोटीन का जो कि इन्वॉल्व होता है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन लाइक रेडॉक्सिन साइटोक्रोम, बता चुका हूँ इसमें 21 में काम आएगा। ठीक है, आयरन ही होता है जो कि रिवर्सिबल ऑक्सीडाइज करता है Fe+2 से Fe+3 के लिए। आयरन जो होता है कैटलाइज करता है एंजाइम को और एसेंशियल होता है फॉर फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल के लिए। फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफिल मैंने बोला, जबकि रिंग स्ट्रक्चर जो क्लोरोफिल के लिए होता है वो बोलोगे मैग्नीशियम के लिए बोलोगे। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं क्या होता है मैंगनीज में। मैंगनीज तुमको हमने कहा था मैंगनीज जो होता है वो मेनली एब्जॉर्ब होता है Mn+2 फॉर्म। पहली बात तो ये मैंगनीज जो होता है एक्टिवेट करता है कैसा एंजाइम जैसे कि फोटोसिंथेसिस के लिए रेस्पिरेशन के लिए नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। दूसरा पॉइंट तो ये। तीसरी बात ये मैंगनीज जो होता है वो इन्वॉल्व होता है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर टू लिबरेट ऑक्सीजन फ्रॉम द फोटोसिंथेसिस। 3 पॉइंट मैं बता चुका हूँ, फिर से भी कर देता हूँ। मैंगनीज जो होता है वो Mn+2 फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। मैंगनीज जो होता है एक्टिवेट करता है एंजाइम फॉर द इन्वॉल्वमेंट इन फोटोसिंथेसिस। मैंगनीज रेस्पिरेशन हो गया और नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म हो गया। और वो तीसरा पॉइंट कौन सा है, तीसरा पॉइंट ये मैंगनीज जो होता है वो इन्वॉल्व होता है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू लिबरेट ऑक्सीजन एंड फोटोसिंथेसिस। समझ में आ गया। जिंक में पहला पॉइंट जो Zn+2 फॉर्म में करता है। जिंक जो होता है एक्टिवेट करता है एंजाइम से कार्बोक्सिलेज पीछे बढ़ा के आया हूँ। और ये नीडेड होता है फॉर सिंथेसाइज ऑफ ऑक्सीजन। 2 पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। Zn+2 फॉर्म में ऑब्जॉर्व होता है, ये एक्टिवेट करता है एंजाइम कार्बोक्सिलेज हो गया है, ये नीडेड होता है सिंथेसाइज ऑफ ऑक्सीजन के लिए। कौन जिंक। ठीक है, कॉपर जानते हैं। कॉपर जो होता है वो क्यूप्रिक फॉर्म के अंदर होता है, वो Cu+2 फॉर्म होता है। ये करता क्या है, ये ओवरऑल मेटाबॉलिज्म में प्लांट का काम करता है। ये एसोसिएटेड होता है सर्टेन एंजाइम्स इन्वॉल्व इन रिडॉक्स एक्शन एंड रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज Cu+2 Cu+2। समझ में आ गया। 3 पॉइंट कॉपर के ये हैं। कॉपर जो होता है वो क्यूप्रिक फॉर्म के अंदर एब्जॉर्ब होता है Cu+2 हो गया है। ये मेटाबॉलिज्म प्लांट के अंदर इन्वॉल्व होता है, एसोसिएट होता है सर्टेन एंजाइम इन्वॉल्व इन रिडॉक्स एक्शन एंड रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज फ्रॉम Cu+ से Cu+2। समझ में आ गया। अगला आता है बोरॉन का। बोरॉन जो होता है वो एब्जॉर्ब होता है BO3 - फॉर्म में। बोरॉन जो होता है वो एब्जॉर्ब होता है BO3 - फॉर्म के अंदर या फिर B4O7 - फॉर्म के अंदर। बोरॉन जो होता है वो एसेंशियल रिकॉर्ड होता है फॉर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ C+2। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेम्ब्रेन फंक्शनिंग हो गया, पॉलन जेमिनेशन हो गया, सेल इलॉन्गेशन हो गया, सेल डिफरेंशिएशन हो गया, कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट बोरॉन का क्या है, बोरॉन जो होता है वो एब्जॉर्ब होता है BO3 - फॉर्म के अंदर, B4O7 - फॉर्म के अंदर। और क्या मैंने बोला है बोरॉन जो होता है रिक्वायर्ड होता है फॉर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ C+2 हो गया है, मेम्ब्रेन फंक्शनिंग हो गया है, पॉलन जेमिनेशन हो गया है, सेल इलॉन्गेशन हो गया है, सेल डिफरेंशिएशन हो गया। जैसा कि बेटा हमने आपको कहा था कि हम लोग बेटा पढ़ चुके हैं बोरॉन, तब पढ़ चुके थे, तब भी हम बेटा आपको थोड़ा सा रिपीट करा देते हैं क्या चीज़ें यहाँ पे कैसे हुई थी। समझ में आ गया। हमने बेटा आपको कहा था पहले चीज रख लो, बोरॉन किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। बोरॉन फॉर्म एब्जॉर्ब होता है BO3 - फॉर्म के अंदर एब्जॉर्ब होता है। बी बोरॉन जो होता है BO3 - फॉर्म के अंदर एब्जॉर्ब होता है या फिर B4O7 - फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। बोरॉन काम का आता है, बोरॉन जो होता है रिक्वायर्ड होता है फॉर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ C+2 होता है, मेम्ब्रेन फंक्शनिंग काम आता है, पॉलन जेमिनेशन काम आता है, सेल इलॉन्गेशन में काम आता है, सेल डिफरेंशिएशन में काम आता है, कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन में बोरॉन काम आता है। अब जानते हैं क्या होता है मॉलिबेडनम में। मॉलिबेडनम जो होता है वो प्लांट में एब्जॉर्ब होता है, ऑब्टेन होता है इन फॉर्म ऑफ मॉलिब्लेट आयन। वो क्या होता है MoO2+2। समझ में आ गया। क्या काम करता है, काम करता है इंक्लूडिंग इन नाइट्रोजनेस हो गया है, नाइट्रेट रिडक्टेस हो गया। समझ में आ गया। अब आगे जानते हो क्या होता है क्लोरीन में। क्लोरीन में हमने कहा था क्लोरीन जो होता है वो एब्जॉर्ब होता है Cl- आयन के फॉर्म में। और ये करता है क्या क्लोरीन, क्लोरीन जो होता है वो हेल्प करता है इन डिटरमाइनिंग द सोल्यूट कंसंट्रेशन एंड द एनाइन कैटायन बैलेंस इन सेल। ठीक है, सोल्यूट कंसंट्रेशन कितना है सेल के अंदर वो काम करता है जानने में, डिटरमाइन करने में, और एनाइन कैटायन बैलेंस कितना है सेल के अंदर। समझ में आ गया। और क्लोरीन क्या करता है, वो करता है वाटर स्प्लिटिंग करता है। समझ में। चलिए अब थोड़ा जानते हैं कौन से होते हैं डिफिशिएंसी सिम्टम होते हैं एसेंशियल एलिमेंट के। जैसा तुमको बेटा हमने कहा था कंसंट्रेशन, जैसा तुमको बेटा हमने कहा था जो कंसंट्रेशन होता है एसेंशियल एलिमेंट का अगर बिलो है विच प्लांट ग्रोथ इज रिटार्डेड। मतलब बेसिकली एसेंशियल एलिमेंट का जो कंसंट्रेशन होता है अगर वो कम है, ग्रोथ
के मुकाबले, तो इसे कहते हैं क्रिटिकल कंसंट्रेशन कहते हैं। समझ में आ गया? अब थोड़ा आगे सुन। चलिए, तो जैसा तुमको बेटा हमने कहा था यहाँ पे कि अगर प्लांट के अंदर एसेंशियल एलिमेंट का कंसंट्रेशन जो है वो इतना कम हो जाए कि प्लांट की ग्रोथ जो है वो रिटार्डेड हो जाती है, उस कंसंट्रेशन कहते हैं क्या है, क्रिटिकल कंसंट्रेशन कहते हैं। और अगर किसी भी स्पेसिफिक एलिमेंट का कंसंट्रेशन कम हो जाता है किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का, तो प्लांट बॉडी के अंदर कई सारे हमें मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं, है ना, कई सारे मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें से तुमको बेटा हमने कहा था मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस जो होते हैं वो इंडिकेटिव होते हैं डिफिशिएंसी सिम्टम्स, किसी सिम्टम होते हैं डिफिशिएंसी सिम्टम के इंडिकेटिव होते हैं। समझ में आ गया? हमने कहा था अगर प्लांट जो हो डिफिशिएंसी सिम्टम करता है, डिफिशिएंसी सिम्टम शो करता है, ये डिपेंड करता है मोबिलिटी ऑफ एलिमेंट पे कि वो शो करेगा कि नहीं करेगा, ये मोबिलिटी ऑफ एलिमेंट पे शो करता है। जैसे कि जो एक्टिवली मोबिलाइज्ड है विद इन प्लांट एंड एक्सपोर्टेड। देखिए, मोबिलाइज एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जो मरने से पहले अपने यंगर डेवलपिंग टिश्यू को सारे न्यूट्रिएंट देके जाते हैं। द डिफिशिएंसी सिम्टम टेंड टू अपीयर फ्रॉम ओल्ड, इसलिए बोला हुआ जा रहा है कि एक्टिवली मोबिलाइज वो होते हैं जो पहले जब मर रहे होते हैं अपने सारे एलिमेंट जो है वो देके जाते हैं यंगर वालों को, है ना। इसीलिए जो एक्टिवली मोबिलाइज एलिमेंट होते हैं उनके अंदर डेफिशिएंसी सिम्टम्स सबसे पहले देखने को मिलते हैं, कहाँ पे, ओल्डर टिश्यू में देखने को मिलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड मैग्नीज आर विजिबल फर्स्ट इन सेंसिटिव लिम्फ, बता चुका मैं तुम्हें पहले। तुमको बेटा हमने कहा था कि जो डेफिशिएंसी सिम्टम होता है टेंड टू अपीयर फर्स्ट इन यंग टिश्यू, अगर बोले तो इसका मतलब वो है कि वो इमोबाइल है। मतलब अगर यंग टिश्यू के अंदर डेफिशिएंसी सिम्टम देखने को मिलना है कि इसका मतलब वो इमोबाइल है, इसमें कौन सा आता है, कैल्शियम आता है और सल्फर आता है। चलिए आगे जानते हैं। जैसा तुमको बेटा हमने कहा था मिनरल न्यूट्रिशन जो प्लांट का होता है उसका काफ़ी ज़्यादा ग्रेट एस्पेक्ट होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन काफ़ी अच्छा इंपैक्ट देखने को मिलता है हमें एग्रीकल्चर के अंदर और हॉर्टिकल्चर के अंदर। अब जानते हैं क्लोरोसिस क्या होता है। क्लोरोसिस मतलब होता है जब क्लोरोफिल का लॉस होता है, इसके कारण क्या होता है, येलोइंग ऑफ लीफ हो जाती है। ये डेफिनेटली सिम्टम हमें किन एलिमेंट के कारण देखने को मिलता है वो आगे जानेंगे। नेक्रोसिस मतलब होता है टिश्यू की डेथ हो जाना इन पर्टिकुलर लीफ, समझ में आ गया। क्लोरोसिस मतलब होता है क्लोरोफिल का लॉस होना, क्लोरोफिल अगर लॉस हो रहा है तो येलोइंग ऑफ लीफ हमें देखने को मिलती है। ये डेफिनेटली सिम्टम किसके एलिमेंट की एब्सेंस में देखने को मिलता है वो हम आगे जानेंगे। नेक्रोसिस मतलब होता है डेथ ऑफ टिश्यू होता है जो कि हम देखने को मिलती है। ठीक है, आगे होता है इनिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, ये हम आगे पढ़ेंगे। डिले ऑफ फ्लावरिंग ये किनके कारण होता है, मतलब बेसिकली क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, इनिबिशन ऑफ सेल डिवीजन एंड डिले ऑफ फ्लावरिंग, ये ऐसे 4 तरह के डेफिशिएंसी सिम्टम है जो हमें कुछ एलिमेंट के अंदर, कुछ एलिमेंट के एब्सेंस में देखने को मिलते हैं। जैसे कि जानते हैं क्लोरोसिस क्या होता है। क्लोरोसिस किसका डेफिनेटली सिम्टम होता है, जैसे कि इसकी ट्रिक होती है फिर जंगल में, उसकी ट्रिक क्या है, वो है फिर जंगल में मोर प्लस नमक प्लस एस। समझ आ गया? ट्रिक क्या होता है, क्लोरोसिस की क्लोरोसिस ट्रिक होती है फिर जंगल में मोर प्लस नमक प्लस एस। मतलब फिर मतलब क्या हो गया, फिर मतलब एफ ई हो गया, जंगल मतलब जनरल हो गया, मे मतलब कि एम एन हो गया, मोर मतलब कि एम हो गया, नमक मतलब कि एन एम जी के हो गया और प्लस एस मतलब कौन सा हो गया, सल्फर। ठीक है, तो क्लोरोसिस की ट्रिक क्या है, फिर जंगल में मोर प्लस नमक प्लस एस। ठीक है, एफ ई जनरल एम एन ओ एम ओ एन एम जी और के और एस। समझ आ गया? नेक्रोसिस क्या होता है, नेक्रोसिस मतलब होता है काकू का मग। नेक्रोसिस ट्रिक क्या है, काकू का मग। काकू का मग मतलब क्या होगा, सी ए है, सी यू है, के है और एम जी है। अगला बेटा आपका आता है इनिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। इनिबिशन ऑफ सेल डिवीजन में हमने ट्रिक की होती है कंस मामा। कंस मामा क्या, के एन एस और एम ओ। ठीक है, इनिबिशन ऑफ सेल डिवीजन ट्रिक क्या होती है, इनिबिशन ऑफ सेल डिवीजन ट्रिक होती है कंस मामा। कंस मामा क्या होता है, के एन एस और एम ओ। तो ये क्या होता है, डिले ऑफ फ्लावरिंग क्या होता है, डिले ऑफ फ्लावरिंग कौन सा आता है, एन एस और एम ओ। डिले ऑफ फ्लावरिंग में क्या आता है, एन एस और एम ओ, बस मतलब बेसिकली करके हट जाता है। तो बेसिकली थोड़ा समय यहाँ पे इसलिए दे रहा हूँ, फिर से जानो क्वेश्चन नीट के अंदर आता है। बताइए क्लोरोसिस क्या होता है, बोलोगे क्लोरोसिस मतलब सिंपल सा होता है कि फिर जंगल में मोर प्लस नमक प्लस है, तो होता है एफ ई जेरन एम एन, वो तुम समझ जाओगे। ठीक है, एफ ई जंगल को जान लो कि फिर जंगल में मोर प्लस नमक प्लस एस। समझ में आ गया? नेक्रोसिस मतलब होता है काकू कमक, सी ए सी यू के एम जी। इनिबिशन ऑफ सेल डिवीजन मतलब होता है कंस मामा, के एन एस और एम ओ। डिले ऑफ फ्लावरिंग क्या होता है, के हटा दो, एन एस और एम ओ हो जाएगा। समझ में आ गया? बाकी हम तो बताइए चुके सब चीज़ें क्या होती हैं। हमने बेटा आपको ये भी कहा था कि ऐसा नहीं है कि डिफिनेंसी सिम्टम जो होता है हर एलिमेंट का अलग अलग होता है। डिफिनेंसी सिम्टम जो होते हैं वो हर एलिमेंट का अलग अलग होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि उससे वो उसी के अंदर पाया जाता है, वो किसी और के अंदर पाया जाता है। इसलिए लिखा गया है डिफिनेंसी ऑफ एनी एलिमेंट कैन बी मल्टीपल सिम्टम। किसी भी एक एलिमेंट की डिफिनेंसी होती है तो उसके अंदर कई सारे डिफिनेंसी सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं। क्या पता वही सिम्टम हमें किसी दूसरे एलिमेंट के डिफिनेंसी में भी देखने को मिलते हों। समझ में आ गया? इसलिए कहा गया है हर प्लांट, हर इसलिए बोला गया है डिफरेंट प्लांट जो है डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करते हैं डिफिशिएंसी ऑफ सेम एलिमेंट के लिए। समझ में आ गया? अब जानते हैं क्या होता है टॉक्सिसिटी। चलिए आगे जानते हैं क्या होता है टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट। जैसा तुमको बेटा आपने कहा था, अगर हम लोग सब जानते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट का जो रिक्वायरमेंट होता है वो हमेशा कम होता है। और अगर उस मतलब जितना माइक्रोन्यूट्रिएंट का जो रिक्वायरमेंट है वो तो हमेशा कम होता है, अगर उससे कम हो जाता है माइक्रोन्यूट्रिएंट की संख्या
तो प्लांट जो होता है वो डिफिशिएंसी सिम्टम शो करने लगता है। लेकिन जितनी माइक्रोन्यूट्रिएंट की मात्रा है अगर उससे ज़्यादा मात्रा होती है तो वो कहता क्या है, वो माइक्रोन्यूट्रिएंट जो है टॉक्सिसिटी शो करता है। फिर से बोलिए, मैंने क्या बोला, मैंने बोला माइक्रोन्यूट्रिएंट की मात्रा वैसे ही लो होती है, लेकिन अगर उससे भी कम हो जाता है तो प्लांट जो होता है वो डिफिशिएंसी सिम्टम शो करता है, और अगर उससे बढ़ जाता है तो फिर वो टॉक्सिसिटी होती है। माना जाता है कि कोई भी मिनरल आयन कंसंट्रेशन टिश्यू के अंदर जो है, अगर ड्राई वेट के, अगर माना जाता है कि कोई भी मिनरल आयन कंसंट्रेशन टिश्यू के अंदर जो है वो ड्राई वेट को रिड्यूस कर देता है 10% तक, तो वो टॉक्सिक माना जाता है। माना ये भी जाता है कि कभी कभी होता क्या है, अगर कोई एक एलिमेंट जो है बहुत ज़्यादा एक्सेस है तो वो इनहिबिट कर देता है अपटेक ऑफ अनदर एलिमेंट। ठीक है, माना जाता है कि अगर कोई भी एलिमेंट, एक एलिमेंट अगर जाता है तो दूसरे एलिमेंट के अपटेक को रोक देता है। जैसे कि आगे हम पढ़ने जा रहे हैं क्या होता है मैग्नीज टॉक्सिसिटी, जिसमें हमने तुम्हें कहा था इसके डिफरेंट सिम्टम बताइए कौन कौन से होते हैं। पहला होता है अपीयरेंस ऑफ ब्राउन स्पॉट नियर, पहला होता है अपीयरेंस ऑफ ब्राउन स्पॉट सराउंडेड बाय क्लोरेटिक वेन। बोलो, मैग्नीज टॉक्सिसिटी क्या होती है, वो होती है अपीयरेंस ऑफ ब्राउन स्पॉट सराउंडेड बाय क्लोरेटिक वेन। ठीक है, दूसरा होता है कि मैग्नीज जो होता है, अगर बहुत ज़्यादा मैग्नीज जो होता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाता है तो उससे क्या होता है, वो कम्पीट करने लगता है आयरन और मैग्नीशियम से फॉर अपटेक विद द, ठीक, फॉर अपटेक एंड विद द बाइंडिंग ऑफ एंजाइम। समझा गया, मैग्नीज जो होता है कम्पीट करने लगता है आयरन और मैग्नीशियम से फॉर अपटेक एंड सुन तो लो मैं क्या बोला। फिर मैग्नीज जो होता है कम्पीट करता है, जब आयरन और ज़्यादा मात्रा में अगर हो जाती है टॉक्सिसिटी, जब हो जाती है मैग्नीज की, तो क्या होता है, मैग्नीज होता है कम्पीट करने लगता है आयरन और मैग्नीशियम से फॉर अपटेक एंड मैग्नीशियम से स्पेशली करता है फॉर बाइंडिंग विद एंजाइम। समझ में आ गया। तीसरी चीज़, अगर मैग्नीज की टॉक्सिसिटी होती है तो वो इनहिबिट कर देता है कैल्शियम के ट्रांसलोकेशन को इन अ शूट अपेक्स। समझ में आ गया। चौथी चीज़, अगर एक्सेस ऑफ मैग्नीज होता है तो वो इंड्यूस करता है डेफिशिएंसीज ऑफ आयरन मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। फिर से 4 पॉइंट में से बोला, मैंने बोला है कि मैग्नीज टॉक्सिसिटी में क्या होता है कि अगर जब ज़्यादा हो जाता है मैग्नीज तो क्या होता है, अपीयरेंस होता है ब्राउन स्पॉट सराउंडेड बाय क्लोरेटिक। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, मैग्नीज होता है तब कम्पीट करने लगता है आयरन और मैग्नीशियम से फॉर अपटेक एंड स्पेशली विद द मैग्नीशियम फॉर बाइंडिंग विद द एंजाइम। समझ में आ गया। तीसरा पॉइंट, मैग्नीज जो होता है वो इन्हिबिट करता है फिर कैल्शियम ट्रांसलोकेशन शूट अपेक्स। समझ में आ गया। चौथी बात, अगर एक्सेस ऑफ मैग्नीज है तो वो इंड्यूस करता है आयरन मैग्नीशियम और कैल्शियम डिफिशिएंसी, पढ़ चुके हैं। सिम्टम्स जो होते हैं मैग्नीज टॉक्सिसिटी के एक्चुअली भी द डिफिशिएंसी सिम्टम ऑफ आयरन मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। समझ में आ गया। चलिए, तो जैसा तुमको आपने कहा था, आप जानते हैं कैसे कोई आयंस जो होते हैं ऑब्जर्व होते हैं। देखिए, आयंस जो होते हैं प्लांट के अंदर दो तरह से ऑब्जर्व होते हैं, फर्स्ट फेज के अंदर ऑब्जर्व होते हैं और सेकंड फेज के अंदर ऑब्जर्व होते हैं। फर्स्ट फेज जो होता है बहुत तेजी से होता है। फर्स्ट फेज के अंदर जो मैं बहुत बातें बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो। पहली बात, फर्स्ट फेज के अंदर जो आयंस ऑब्जर्व होते हैं वो बहुत तेज होते हैं, मतलब बहुत ही रैपिड होते हैं। ठीक है। दूसरी बात, कहाँ पे ऑब्जर्व होता है, बोलोगे फर्स्ट फेज के अंदर जो आयंस ऑब्जर्व होते हैं वो फ्री स्पेस या फिर आउटर स्पेस में ऑब्जर्व होते हैं। दूसरी बात, तीसरी बात, किसके थ्रू होते हैं, आप बोलोगे एपोप्लास्ट के थ्रू होते हैं। तीसरी बात, ठीक है। चौथी बात, इसके अंदर एनर्जी खर्च नहीं होती, इसलिए पैसिव प्रक्रिया होती है। ठीक है। पांचवी बात, ठीक है, समझे, 4 पॉइंट क्लियर हो गया। फिर से बोलो, फर्स्ट फेज के अंदर हमेशा रैपिड अपटेक होता है, बहुत तेज होता है, आयंस का एब्जॉर्प्शन होता है। कहाँ पे होता है, फ्री स्पेस या आउटर स्पेस के अंदर होता है। किसके थ्रू होता है, एपोप्लास्ट के थ्रू होता है। एनर्जी खर्च नहीं होती, इसलिए पैसिव प्रक्रिया होती है। अब जानते हैं सेकंड फेज के अंदर क्या होता है। सेकंड फेज जो होता है थोड़ा स्लो आयंस का एब्जॉर्प्शन होता है। सेकंड फेज के अंदर क्या होता है, आयंस का जो एब्जॉर्प्शन होता है थोड़ा स्लोली होता है। कहाँ पे होता है, इनर स्पेस के अंदर होता है। किसके थ्रू होता है, सिम्प्लास्ट के थ्रू होता है। ठीक है, 3 पॉइंट क्लियर हो गए। और ये एक तरह का एक्टिवली प्रोसेस होता है। अब आगे जानते हैं। देखिए, हमने कहा था जो पैसिव मूवमेंट होता है आयंस का जो एपोप्लास्ट के अंदर, जो पैसिव मूवमेंट होता है आयंस का एपोप्लास्ट के अंदर, वो किसके थ्रू होता है, वो होता है आयन चैनल्स के थ्रू होता है। जो पैसिव मूवमेंट होता है आयंस का एपोप्लास्ट के अंदर, वो किसके थ्रू होता है, आयन चैनल्स के थ्रू होता है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन के थ्रू होता है, जो कि फंक्शन करता है एज सेलेक्टिव फोर्स। ठीक है। जो पैसिव मूवमेंट होता है आयंस का एपोप्लास्ट के अंदर किसके थ्रू होता है, आयन चैनल्स के थ्रू होता है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन के थ्रू होता है, जो कि एक्ट करता है सेलेक्टिव फोर्स। समझ में आ गया। जबकि जो एंट्री और एग्जिट होती है, जो एंट्री और एग्जिट होती है वो सेम प्लास्ट के अंदर डिपेंड, उसको एनर्जी थोड़ी ज़्यादा पड़ती है, इसलिए वो एक तरह का एक्टिव प्रोसेस होता है। जो मूवमेंट होता है आयंस का, इस पर डिपेंड करता है। फ्लक्स होता है वो अगर इनवर्ट हो तो इनफ्लक्स कहेंगे, आउटवर्ड हो तो उसे इफ्लक्स कहेंगे। चलिए आगे जानते हैं क्या होता है ट्रांसलोकेशन सॉल्ट कैसे होता है। माना ही जाता है कि जितने भी मिनरल सॉल्ट होते हैं वो ऊपर पानी में ऊपर चले जाते हैं, सॉरी प्लांट में ऊपर चले जाते हैं पानी के बहाव के कारण। समझ में आ गया। जितने भी मिनरल सॉल्ट होते हैं वो प्लांट के अंदर ऊपर इसलिए चले जाते हैं, कारण कौन सा है, असेंडिंग स्ट्रीम ऑफ वाटर। पानी का बहाव अगर ऊपर है तो वो लोग ऊपर चले जाते हैं मिनरल सॉल्ट। किसके थ्रू था, बोलोगे जाइलम के थ्रू। कौन पुल करता है, बोलोगे ट्रांसलेशनल पुल। तो बेसिकली सीधी सीधी बात है, जितने भी मिनरल सॉल्ट जो कि ट्रांसलोकेटेड होते हैं जाइलम के थ्रू अलॉन्ग विद असेंडिंग स्ट्रीम ऑफ वाटर, उनको पुल करता है वो विच इज पुल्ड थ्रू द प्लांट बाय द ट्रांसमिशन पुल। समझ में आ गया। जैसे तुमको बेटा हमने कहा था मिनरल सॉल्ट आर ट्रांसलोकेटेड थ्रू जाइलम अलॉन्ग विद असेंडिंग स्ट्रीम ऑफ वाटर, जो कि ऊपर जा रहा होता है, एंड विच इज पुल्ड बाय द प्लांट बाय द ट्रांसमिशनल पुल। समझ में आ गया। अब जानते हैं कैसे सॉइल एक तरह का रिजर्वर होता है एसेंशियल एलिमेंट के लिए।
चलिए आगे जानते हैं कैसे सॉइल होता है रिजर्वर होता है एसेंशियल एलिमेंट के लिए। तो बेसिकली वो लोग जितने भी मेजॉरिटी न्यूट्रिएंट होते हैं जो कि एसेंशियल होते हैं फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट, वो इजीली अवेलेबल होते हैं रूट में। कारण कौन सा है? ड्यू टू वेदरिंग। पहला पॉइंट कौन सा है? ड्यू टू वेदरिंग एंड ब्रेकडाउन ऑफ रूट एंड ब्रेकडाउन ऑफ रॉक। समझ में आ गया? वेदरिंग और ब्रेकडाउन ऑफ रॉक दो कारण होते हैं। इसके कारण क्या होता है? सारे मेजॉरिटी एलिमेंट जो होते हैं एसेंशियल एलिमेंट जो होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट काम आते हैं वो सॉइल के अंदर पाए जाते हैं। इन्हीं कारण जो होता है सॉइल होती है वो एनरिच हो जाती है इनऑर्गेनिक सॉल्ट से और डिजॉल्व आयन। समझ में आ गया? ऐसा नहीं है कि सॉइल जो है सिर्फ मिनरल सप्लाई करती है, बल्कि वो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया रखती है, माइक्रोब रखती है, वाटर को होल्ड भी करती है और सप्लाई करती है एयर को रूट्स की तरफ और ऐड करती है मैट्रिक्स की तरह जो स्टेबलाइज करता है प्लांट को। अब जानते हैं कॉम्पोस्ट फर्टिलाइजर बनाने के लिए कितने माइक्रो न्यूट्रिएंट काम करता है और मैक्रो न्यूट्रिएंट का। जो मैक्रो न्यूट्रिएंट होता है जो कि ज़्यादा मात्रा में होते हैं लेकिन तब भी इनके अंदर कौन सा काम काम करते हैं? मैक्रो न्यूट्रिएंट जो काम आते हैं फर्टिलाइजर बनाने में कौन से होते हैं? ऐसे कि एन है, पी है, के है और नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, फॉस्फोरस। नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, फॉस्फोरस और सल्फर। समझ में आ गया? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं? जैसे कॉपर है, जेरन है, एफई है, एमएन एसिड जो कॉम्पोनेंट करते हैं फर्टिलाइजर के लिए। चलिए थोड़ा जानते हैं क्या होता है मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का मेटाबॉलिज्म क्या पहला आता है? कहाँ पे आता है? नाइट्रोजन साइकिल के लिए। तुमको भी बताने का था नाइट्रोजन एक तरह का कॉन्स्टिट्यूंट होता है अमीनो एसिड का, प्रोटीन का, हार्मोन का, क्लोरोफिल का एंड मैनी अदर ऑफ विटामिन। चलिए आप थोड़ा जान लेते हैं क्या होता है नाइट्रोजन फिक्सिंग की पूरी प्रक्रिया। देखिए पहली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात ये है कि नाइट्रोजन जो होता है वो एक तरह का लिमिटिंग न्यूट्रिएंट होता है। नाइट्रोजन होता है एक तरह लिमिटिंग न्यूट्रिएंट होता है फॉर बोथ नेचुरल एंड एग्रीकल्चर सिस्टम। पहली बात तो ये नाइट्रोजन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड होता है जो कि इसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। ठीक है, दूसरी बात तो ये। तीसरी बात ये, अब हम जानते हैं कि नाइट्रोजन से कैसे बनते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड। तो आप बोलोगे नाइट्रोजन से नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाने के दो तरीके होते हैं। जैसे कि कोई भी अगर N2 है, कोई भी अगर N2 है, जैसे कोई भी अगर नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, जब हम लोग उस पर लाइटनिंग करेंगे और यूवी एडिशन करेंगे। जब भी कोई भी N2 है, जब भी कोई भी नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल होता है, जब हम लोग उस पर लाइटनिंग करेंगे, यूवी रेडिएशन करेंगे, तो वो कन्वर्ट हो जाता है NO के अंदर, NO2 के अंदर और N2 के अंदर कन्वर्ट होता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जब हम लोग कोई इंडस्ट्रियल कंबशन होता है, कोई इंडस्ट्रियल में आग लगती है, फॉरेस्ट फायर होता है या फिर ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट होता है या फिर पावर जनरेटिंग स्टेशन होता है, ये सब सोर्स होते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ऑक्साइड के लिए। फिर से बोला, जो N2 में जब हम लोग लाइटनिंग करते हैं या यूवी रेडिएशन करते हैं, इससे क्या बनता है? NO बनता है, NO2 बनता है और N2 बनता है। या फिर दूसरा तथ्य ये है कि जो इंडस्ट्रियल कंबशन होता है, फॉरेस्ट फायर होता है, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट होता है या फिर पावर जनरेटिंग स्टेशन होता है, ये सब सोर्स होते हैं किसके? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ऑक्साइड के। ठीक है, ये अब जानते हैं कैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। जैसे कि पहला स्टेप जो होता है वो ये होता है, जितने भी डेड प्लांट और एनिमल है, जितने भी डेड प्लांट और एनिमल होते हैं उनसे जो N2 निकलनी होती है जब वो अमोनिया के अंदर कन्वर्ट होती है। डेड प्लांट और एनिमल से जो N2 निकलनी होती है जब वो अमोनिया के अंदर कन्वर्ट होती है उसे अमोनिफिकेशन कहते हैं। और अगर यही अमोनिया जो N2 से अमोनिया बना है, कुछ अमोनिया तो ऊपर जाके उड़ जाता है और कुछ अमोनिया जो है प्लांट के अंदर सॉइल के अंदर जो होता है वो नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट होता है। अब जानते हैं कैसे अमोनिया जो होता है वो नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट होता है। जब ये अमोनिया O2 से रिएक्ट करके क्या बनता है? नाइट्राइड बनता है। नाइट्राइड बनता है किसके प्रेजेंस से बनता है? बोलोगे नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोफोकस प्रेजेंस बनता है। और अगर यही नाइट्राइड जो है जब वो O2 प्रेजेंस बनता है क्या बनता है? नाइट्रेट बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोबैक्टर। समझ आया क्या? ठीक है, अब हमें समझ आ गया कि मेरे पास नाइट्रेट बन चुका है। लेकिन क्वेश्चन में कहीं बोलता ये है कि जो ये दोनों स्टेप्स हैं जिसके अंदर अमोनिया जो है वो नाइट्रेट बना रहा है, इस दोनों स्टेप को मिला कहते हैं क्या है? नाइट्रिफिकेशन कहते हैं, जिसके अंदर आप बोलोगे अमोनिया से नाइट्रेट बनता है। अच्छा, अमोनिया से जो नाइट्रेट बनता है किसके प्रेजेंस से बनता है? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कौन कौन से आप बोलोगे? जितने भी यहाँ पे 3 बैक्टीरिया है, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोफोकस, नाइट्रोबैक्टर। ये जो नाइट्रोफाइंग बैक्टीरिया कैसे हैं? ये सब कैसे हैं? ये सब कीमो ऑटोट्रॉफ होते हैं। समझ में आ गया? चलिए शायद पहले पार्ट थोड़ा आपने मिस कर दिया, मैं थोड़ा फिर से रिपीट कर देता हूँ। हमने आपको पहले बता चुके थे जो अमोनिफिकेशन के दौरान डेड प्लांट और एनिमल से जो N2 बनता है वो अमोनिया के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। कुछ अमोनिया जो होता है वो ऊपर उड़ जाता है, इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं कि अमोनिफिकेशन कहते हैं। कुछ अमोनिया जो होता है उड़ जाता है, कुछ अमोनिया सॉइल के अंदर जो होता है नाइट्रेट के अंदर नाइट्रेट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होता है। कैसे कन्वर्ट होता है? जब अमोनिया जो होता है O2 फॉर्म रिएक्ट करता है क्या होता है? नाइट्रेट बनता है। नाइट्रेट किसके फॉर्म के प्रेजेंस बनता है? बोलो कि नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोफोकस के प्रेजेंस बनता है। जब यही नाइट्रेट जो O2 रिएक्ट करता है क्या बनता है? नाइट्रेट बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोबैक्टर। इन दोनों स्टेप जिसमें अमोनिया जो है वो नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट होता है इसे कहते हैं कि नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, इसके लिए कौन से नाइट्रेट मटेरियल्स पड़ती है? इसे कहते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ कहते हैं। अब जानते हैं, देखिए कुछ नाइट्रेट जो होता है प्लांट जो होता है एब्जॉर्ब कर लेता है और ट्रांसपोर्ट कर देता है लीव्स की ओर। लीफ जो होते हैं उस नाइट्रेट को अमोनिया के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और रिड्यूस कर देते हैं एंड फाइनली फॉर्म करते हैं। ठीक है, वो लीव्स जो होते हैं वो नाइट्रेट को रिड्यूस कर देते हैं अमोनिया के फॉर्म में और फाइनली फॉर्म करते हैं अमाइन ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं। जबकि जो नाइट्रेट प्रेजेंट होता है सॉइल जबकि जो नाइट्रेट प्रेजेंट होता है सॉइल के अंदर वो रिड्यूस हो जाता है नाइट्रोजन के अंदर। जबकि जो नाइट्रेट प्रेजेंट होता है सॉइल के अंदर वो रिड्यूस हो जाता है नाइट्रोजन के अंदर बाय द हेल्प ऑफ प्रोसेस डीनाइट्रिफिकेशन। इसके लिए काम करता है डीनाइट्रिफिकेशन में कौन से एंजाइम होते हैं? सीडोसोमोनास और थायोबैसिलस। ठीक।
चलिए थोड़ा आगे जानते हैं। देखिए ये डायग्राम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं सब बोल रहा हूँ, देखिए जो एटमॉस्फेयर में N2 पाई जाती है वो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के की जो एटमॉस्फेयर में N2 पाई जाती है वो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन द्वारा फिर NH3 में कन्वर्ट होती है, या फिर जो एटमॉस्फेयर N2 पाई जाती है वो इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन द्वारा वो भी NH3 में कन्वर्ट होती है। ये जो अमोनिया बना है ये फिर बाद में नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है, नाइट्रेट से नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है, तो ये पूरा क्या बनता है, ये सब होता है पूरा सॉइल नाइट्रोजन पूरा होता है। ये नाइट्रोजन जो होता है डायरेक्टली कन्वर्ट होता है अगर एटमॉस्फेरिक N2 के अंदर, इसे डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये सब पूरे क्वेश्चन पूछेगा, बताइए कौन सा ऐसा डायरेक्ट तरीका है जिसके तहत एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होता है डायरेक्टली कन्वर्ट होता है नाइट्रिक के अंदर। आप बोलोगे इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्शन है एक डायरेक्ट तरीका जिसके तहत एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होता है डायरेक्टली कन्वर्ट होता है किसके अंदर, आप बोलोगे नाइट्रेट के अंदर। समझ में आ गया। बाकी सब जानते ही नाइट्रेट को प्लांट ने लिया एज अ बायोमास, प्लांट बायोमास अपटेक कर लिया। फिर प्लांट बायोमास का कुछ पार्ट जो था वो एनिमल बायोमास से खा लिया जाके, और प्लांट मास बायोमास जो बचा हुआ पार्ट था उसे कहते हैं डेकिंग मास, उसे कहते हैं क्या, डेकिंग मास कहते हैं। और डेकिंग मास से जो डायरेक्ट, और जो डेकिंग मास से जो डायरेक्ट बनता है NH3 बनता है उसे कहते हैं कि अमोनिफिकेशन कहते हैं। चलिए अब थोड़ा आगे जानते हो क्या होता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है। जैसा तुमको बेटा हमने, तो कुछ ही ऐसे ऑर्गन होते हैं जो नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूटिलाइज कर सकते हैं, दो डायरेक्टली नाइट्रोजन को यूटिलाइज कर सकते हैं। कुछ ऐसे ऑर्गन होते हैं जिसमें बताया गया कुछ ही ऐसे सर्टेन प्रोकैरियोटिक स्पीशीज होते हैं जो कैपेबल होते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के। लेकिन जो डायरेक्टली रिडक्शन कर देता है नाइट्रोजन का अमोनिया में, अगर कोई लिविंग ऑर्गन डायरेक्टली रिडक्शन करता है नाइट्रोजन का अमोनिया में, से कहते हैं क्या, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन। चलिए हम लोग जानते तो हैं क्या होता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन क्या होता है। इसमें एंजाइम काम करता है, नाइट्रोजन काम करता है, ठीक है। ये एक्सक्लूसिवली होता है इसमें प्रोकैरियोट के अंदर होता है। इसे नाइट्रोजन बेसिकली हम जान चुके हैं कि यह N2 और NH3 का कन्वर्ट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन। समझ में आ गया ये। अब आगे जानते हैं वो क्या होता है कि हमें पता है कि जो साइनोबैक्टीरिया है जैसे कि एनाबेना है और नॉस्टैक है, ये सब आर ऑल्सो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर होता है, आल्सो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर होते हैं। देखिए इससे पहले तुम्हें टेबल रखनी पड़ेगी। टेबल देखो क्या है, टेबल यहाँ पे देखो क्या होती है। देखो टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो फ्री लिविंग भी है नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करता है और एरोबिक भी है। जो फ्री लिविंग भी है नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करता है, एरोबिक भी है। कौन सा आता है, एजोबैक्टर है, एजोस्पाइलम है, बर्जिनिका है। एजोबैक्टर है, एजोस्पाइलम है, बर्जिनिका है। लेकिन जो फ्री लिविंग है नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है और एनारोबिक है। जो फ्री लिविंग है नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है और एनारोबिक है, इसमें कौन सा आता है, रोडोस्पाइलम आता है, ठीक है। सो फिर से मैंने बोला फ्री लिविंग है नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, एरोबिक है, उसमें कौन सा आता है, एजोबैक्टर आता है, एजोस्पाइलम आता है और बर्जिनिका आता है। फ्री लिविंग है नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, लेकिन एनारोबिक है तो कौन सा आता है, रोडोस्पाइलम आता है। हाँ दो चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बताइए कौन सा ऐसा कॉमन नाइट्रोजन फिक्सर है जो कि पैडी फील्ड में काम आता है। बोलोगे पैडी फील्ड में जो काम आता है कौन सा होता है, वो होता है एजोस्पाइलम होता है। कौन सा होता है, एजोस्पाइलम होता है। बताइए कौन सा ऐसा कॉमन नाइट्रोजन फिक्सर होता है जो कि पैडी फील्ड में काम आता है, बोलोगे एजोस्पाइलम होता है। जबकि एनाबेना जो है शो करता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द वाटर फर्न इन अजोला। बेसिकली जब फर्न का क्वेश्चन आए तो बताइए आप बोलोगे फर्न में एनाबेना जो होता है डायरेक्टली सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है, अजोला के साथ करता है। जबकि पैडी फील्ड में क्या होता है, एजोस्पाइलम के साथ करता है। समझ में आ गया। चलिए थोड़ा जानते हैं क्या होता है सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। जिसके अंदर तो तुम्हें हमने कहा था मोस्ट प्रोमिनेंट जो होता है वो होता है लिग्यूम बैक्टीरिया रिलेशनशिप, जिसमें हम लोग पहले पढ़ेंगे। एक रॉड शेप्ड का बैक्टीरिया होता है, कहते हैं राइजोबियम कहते हैं, वो एसोसिएशन शो करता है रूट्स ऑफ लेग्यूम प्लांट। जैसे कौन कौन से होते हैं, अल्फला है, स्वीट क्लोवर है, स्वीट पी है, लेंटिसल है, गार्डन पी है, ब्रॉड बीन्स है, क्लोवर बीन्स है, ठीक है। ये सब कॉमन एसोसिएशन शो करते हैं ऑन रूट्स, इस कॉल्ड से नोडुल बनाते हैं। समझ में आ गया। बेसिकली ये नोडुल जो होते हैं ये स्मॉल आउटर होती है रूट से। समझ में आ गया। तुमको बेटा हमने कहा था एक माइक्रोफ्रांगिया है जो कि प्रोड्यूस करता है नाइट्रोजन फिक्सिंग नोडुल ऑन द रूट्स ऑफ नॉन लेगुमिनस प्लांट्स का नाम क्या है, अल्नस है। बोथ राइजोबियम हो या फ्रैंगिया हो दोनों ही फ्री लिविंग होते हैं सॉइल के अंदर और दोनों ही सिम्बायोटिक शो करते हैं एंड कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ठीक है। लेकिन ये जो नोडुल बनता है इन दोनों की फिक्सिंग से होता क्या है, ये नोडुल जो होता है जब उसको कट करते हैं सेंट्रल पोर्शन का वो रेड होता है तो पिंक होता है। कारण कौन सा, क्योंकि उसमें प्रेजेंस होता है किसका, लेग हीमोग्लोबिन होता है या फिर लेगुमिनस हीमोग्लोबिन होता है। कैसा होता है, डेटाप्लॉइड होता है। समझ में आ गया। कुल मिलाकर हमने कहा है कि जो लेग्यूम बैक्टीरियल रिलेशनशिप होती है क्या, इसमें होता है कि रॉड शेप बैक्टीरिया से राइजोबियम होता है। वो करता क्या है, वो रिलेशनशिप शो करता है रूट्स ऑफ लेग्यूम प्लांट से। कौन सा होगा, एल्फला है, स्वीट क्लोवर है, स्वीट पी है, लेंटिसल है, गार्डन पी है, ब्रॉड बीन्स है, क्लोवर बीन्स है। हमने कहा था इन कॉमन एसोसिएशन को कहते हैं क्या है, रूट्स में नोडुल कहते हैं। नोडुल एक तरह का आउटग्रोथ होता है रूट्स के अंदर। लेकिन जो माइक्रोफ्रैंगिया है वो प्रोड्यूस करता है नाइट्रोजन फिक्सिंग नोडुल ऑन द रूट्स ऑफ नॉन लेगुमिनस प्लांट्स, अल्नस कहते हैं। राइजोबियम हो या फ्रैंगिया हो दोनों ही फ्री लिविंग होते हैं, दोनों ही सिम्बा से शो कर रहे होते हैं। नोडुल कैसा होता है, रेड होता है अंदर से सेंटर। और कारण कौन सा होता है, लेग हीमोग्लोबिन होता है फिर या फिर लेगुमिनस हीमोग्लोबिन होता है। चलिए अब जानते हैं कैसे नोडुल का फॉर्मेशन होता है। नोडुल अंदर से दिखता है, सब जान लिया नोडुल किसके बीच में
सिम्बाशिस होती है वो भी जान लिया। देखिए, जो नोडल फॉर्मेशन होता है बेसिकली एक सीक्वेंस होता है, इसके अंदर मल्टीपल इंटरेक्शन होता है बिटवीन द राइजोबियम एंड रूट्स ऑफ होस्ट प्लांट। ठीक है, पहली चीज़ तो ये कि जो राइजोबियम होता है वो मल्टीप्लाई करता है, क्लोनाइज करता है सराउंडिंग ऑफ रूट एंड गेट अटैच टू द एपिडर्मल एंड रूट हेयर सेल। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये, फिर वो रूट हेयर सेल को, फिर रूट हेयर करता है कल करता है और बैक्टीरिया जो होता है इनमें अंदर घुसता है रूट हेयर के। तीसरी बात ये कि एक इन्फेक्शन थ्रेड बनती है जो कि प्रोड्यूस करता है बैक्टीरिया को कहाँ पे, कॉर्टेक्स ऑफ द रूट के अंदर। ठीक है, चौथी बताइए क्या, हाँ चौथी बात बताइए क्या, वो इनिशिएट करता है और वो बैक्टीरिया जो अंदर चला जाता है कॉर्टेक्स के, वो इनिशिएट करता है नोडुलर फॉर्मेशन इन द कॉर्टेक्स में। तीसरा पॉइंट क्लियर हो गया। चौथी बात ये कि जो बैक्टीरिया फिर बाद में होता है, चौथी बात ये कि जो बैक्टीरिया होता है वो रिलीज हो जाता है थ्रेड से इनटू सेल्स। चौथी बात ये है कि जो बैक्टीरिया होता है फिर बाद में रिलीज हो जाता है फ्रॉम द थ्रेड इनटू द सेल्स, विच इनटू बैक्टीरिया छोड़ दिया जाता है, थ्रेड से छूट जाता है, फिर वहाँ वो उस सेल से अटैच हो जाता है, विच लीड्स टू डिफरेंशिएशन ऑफ स्पेशलाइज्ड नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स। समझ में आ गया। ठीक है, द नोडल जो होता है फॉर्म होता है वो स्टैब्लिश करता है डायरेक्ट वेस्कुलर कनेक्शन विद द होस्ट फॉर एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। समझ में आ गया। हमने चार पॉइंट बताइए, हमने क्या क्या बोले। हमने बोला है कि राइजोबियम जो होता है मल्टीप्लाई करता है, क्लोनाइज करता है सराउंडिंग रूट एंड अटैच टू द एपिडर्मल एंड रूट हेयर सेल। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, फिर बाद में रूट है वो कल करता है और फिर बैक्टीरिया को अंदर घुसाता है, बैक्टीरिया को अंदर घुसाता है रूट हेयर। समझ में आ गया। तीसरी बात ये, जो इन्फेक्शन थ्रेड होती बनती है वो प्रोड्यूस बैक कैरिंग, वो जो प्रोड्यूस होती है वो कैरी करती है बैक्टीरिया को कॉर्टेक्स ऑफ द रूट के पास। समझ में आ गया। जिसके तहत नोडल फॉर्मेशन स्टार्ट होता है कॉर्टेक्स के अंदर। समझ में आ गया। फिर और चौथी बात ये कि जो बैक्टीरिया होता है फिर बाद में उस थ्रेड से हट जाता है और कहाँ चला जाता है, सेल्स के पास चला जाता है, जो डिफरेंशिएट जो लेड करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ स्पेशलाइज्ड नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स। समझ में आ गया। और जो नोडल बनता है उसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है, वेस्कुलर कनेक्शन होता है विद द होस्ट के साथ। क्यों? फॉर द एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट के लिए। ठीक है, हमने तुमको ये भी कहा था कि जो नोडल होता है कंटेन करता है ऑल द नेसेसरी बायोकेमिकल कंपोनेंट, जैसे कि नाइट्रोजनस हो गया है, लाइक हीमोग्लोबिन हो गया। समझ में आ गया। नाइट्रोजनस होता है तक एमओएपी प्रोटीन होता है। ठीक है, अभी डायग्राम को देखोगे तो आपको चारों स्टेप अच्छे से समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाहता हूँ। लेकिन ये चीज़ एनसीईआरटी ये वाला डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट दिया हो, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है इनर कॉर्टेक्स एंड पेरिसाइकिल जो है डिवीजन के लिए चले जाते हैं। पूछा जाता है नोडल फॉर्मेशन के लिए कौन से प्लांट के अंदरूनी पार्ट काम आता है, बोलोगे कॉर्टेक्स और पेरिसाइकिल। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे जानते हैं। देखिए पूरी रिएक्शन ये होती है कि N2 होता है वो कैसे NH3 के अंदर कन्वर्ट होता है। N2 जो होता है उसमें जब 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 H प्लस होते हैं प्लस 16 ATP मिलकर क्या बनता है, 2NH3 बन पाते हैं। और क्या हो पाता है, H2 बन पाता है। और क्या हो पाता है, H2 गैस निकल पाती है, 16 ATP। ठीक है, बेसिकली सीधी बात है, ये पूरा जो हमने रिएक्शन क्या क्या लिया, N2 लिया, 8 इलेक्ट्रॉन लिया, 8 H प्लस लिया, 16 ATP लिया। ठीक है, इस N2 से डायरेक्टली क्या बनता है, 2NH3 बनते हैं। ठीक है, और जो 16 ATP हमने लिया उससे क्या बनता है, 16 ATP बनते हैं और PI बनता है। जो 8 इलेक्ट्रॉन और 8 प्लस H प्लस लिए किस लिए, चार्ज को बैलेंस करने के लिए लिया गया। समझ, लेकिन तभी से क्या बनता है, H2 गैस रिलीज होती है। बेसिकली एक NH3 बनाने के लिए 8 ATP आवश्यकता पड़ती है। हमें ये पता है कि जो नाइट्रोजनस होता है एंजाइम वो हाईली सेंसिटिव होता है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन से, इसलिए उसको हमेशा एनारोबिक कंडीशन की आवश्यकता पड़ती है। जो लैग हीमोग्लोबिन होता है कैसा होता है, वो मॉलिक्यूल को ऑक्सीजन स्कैवेंजर बनाता है। जो माइक्रोब्स जो लिव करते हैं एरोब्स अंडर फ्री लिविंग कंडीशन वेयर नाइट्रोजन इज नॉट ऑपरेशनल, बट ड्यूरिंग नाइट्रोजन फिक्सिंग इवेंट दे बिकम एनारोबिक। समझ में आ गया। ये पूरी क्रिया होती है। चलिए थोड़ा जानते हैं क्या होता है फेट ऑफ अमोनिया। फेट ऑफ अमोनिया तुमको मैंने कहा था कि किसी भी फिजियोलॉजिकल पीएच पे अमोनिया जो होता है वो प्रोटोनेटर होता है टू फॉर्म द अमोनियम आयन। ठीक है, थोड़ा ध्यान सुनिए। तुमको बेटा हमने कहा था किसी फिजियोलॉजिकल पीएच पे क्या होता है, अमोनिया जो होता है वो प्रोटोनेटर होता है टू फॉर्म द अमोनियम आयन। ठीक है, अगर प्लांट होता है वो एसिमिलेट कर लेता है नाइट्रेट और अमोनियम आयन दोनों को, तो फिर बाद में क्या होता है, उनके लिए टॉक्सिक हो जाता है और वो अपना एक्यूमुलेट नहीं कर पाते हैं। फेट ऑफ अमोनिया में दो तरह पढ़ने कौन से होते हैं, रिएक्टिव एमिनेशन क्या होता है, ट्रांसएमिनेशन क्या होता है। रिएक्टिव एमिनेशन तुमको बेटा जैसे कि हमने कहा था कि कोई भी अल्फा कीटोग्लूटाइक एसिड जो होता है जब अमोनियम आयन के प्रेजेंस में आता है प्लस NADPH के प्रेजेंस में आता है, द प्रेजेंस ऑफ ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज, तो क्या बनता है, ग्लूटामेट बनता है। ग्लूटामेट एसिड से कहते हैं H2 बनता है और NADP बनता है। फिर से बोलो, अल्फा कीटोग्लूटाइक एसिड प्लस NADPH प्लस NADPH प्लस अमोनियम आयन इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज, तो क्या बनता है, ग्लूटामेट बनता है या फिर ग्लूटामिक एसिड बनता है प्लस H2O प्लस NADPH बनता है। ठीक है, अब आगे जानते हैं क्या होता है ट्रांसएमिनेशन। क्या होता है ट्रांसएमिनेशन, तुमको बेटा हमने कहा था ट्रांसफर होता है सिंपल सा अमीनो ग्रुप का फ्रॉम वन ऑफ द अमीनो एसिड टू द कीटो ग्रुप ऑफ कीटो एसिड। समझ में आ गया। देखिए क्या होता है, देखिए ये पूरा अमीनो ग्रुप है, ये पूरा अमीनो ग्रुप है, इसके अंदर हुआ क्या, ये अमीनो ग्रुप है, ये पूरा कीटो ग्रुप है, दोनों ने R1 R2 पोजीशन को बस क्या कर लिया, चेंज कर लिया, किसके प्रेजेंस में, आप बोलोगे ट्रांस एमिनेज के प्रेजेंस में। समझ में आ गया। तो बेसिकली एनसीईआरटी कहती है कि रिएक्टिव एमिनेशन में जो एंजाइम काम करता है वो होता है ग्लूटामेट डिहाइड्रोजेनेज होता है। ट्रांस एमिनेशन में जो एंजाइम काम करता है वो ट्रांस एमिनेज होता है। सिंपल सा R1 R2 को चेंज कर देना। समझ में आ गया। अब आगे जानते हैं कितने होते हैं।
चलो थोड़ा सा आगे समझो। जैसा तुमको भी टाइम लगा था, जो दो इंपॉर्टेंट अमाइड होते हैं कौन सा होता है, एस्पेरेजिन होता है, ग्लूटामाइन। जो दो इंपॉर्टेंट अमाइड होते हैं, जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट अमाइड होते हैं कौन सा होता है, एस्पेरेजिन होता है, ग्लूटामाइन होते हैं, जो कि प्लांट में पार्ट करता है, स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ प्रोटीन होता है। समझ में आ गया। तुमको भी टाइम लिखा था दो तरह के अमीनो एसिड होते हैं, कौन सा होता है, उसी से बनते हैं, एस्पेरेटिक एसिड हो गया और ग्लूटामिक एसिड हो गया। ठीक है, हमने कहा था अमाइड होता है वो कंटेन करता है मोर नाइट्रोजन देन अमीनो एसिड की मात्रा में। समझ में आ गया। दे आर ट्रांसमिटेड टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट बाय द जाइलम। अमाइड होता है नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है अमीनो एसिड की तुलना में, और वो ट्रांसपोर्ट होते हैं जाइलम के थ्रू। समझ आ गया। हमने कहा था जो नोड्यूल होते हैं सम प्लांट, जैसे कि सोयाबीन होता है, वो एक्सपोर्ट करता है फिक्स्ड नाइट्रोजन को एज यूराइड फॉर्म में। जो नोड्यूल होता है कुछ प्लांट का, जैसे सोयाबीन हो गया, वो एक्सपोर्ट करता है नाइट्रोजन को ऐसा यूराइड फॉर्म में। और जो कंपाउंड एंड ऐसे कंपाउंड्स का पर्टिकुलरली नाइट्रोजन और कार्बन रेशियो कैसा होता है, वो हाई होता है।